हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि भारती। आज फिर से हम लोग इस लेक्चर में द सेम चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेंगे, पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक होगा द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। यह हमारा आज का टॉपिक है, पार्ट 1 के अंतर्गत आता है। इसको हम आज केयरफुली देखेंगे। आई होप आपको पिछला भाग जो मैंने पढ़ाया है इसी पार्ट 1 का वो अच्छा लगा होगा। आज फिर से हम लोग देखते हैं द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. The earliest factories in England came up by the 1730s. 1730 की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 1730 में इंग्लैंड में बहुत पहले फैक्ट्री जो है आप देखोगे सेटअप होता है। बहुत प्राचीन फैक्ट्री की जब हम बात करेंगे, बहुत प्रारंभिक फैक्ट्री की जब हम बात करेंगे जो पहले इंग्लैंड में आई, तो वो 1730 में जो है उसका सेटअप होता है। लेकिन लेट 18th सेंचुरी की जब हम बात करेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ फैक्ट्री मल्टीप्लाई होता है, अर्थात मोर देन वन फैक्ट्री जो है, एक से अधिक फैक्ट्री वहाँ पे सेटअप होना स्टार्ट होता है। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन। जो कॉटन था वह क्या था? फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा। ऐसा क्यों कहा गया है मैं आगे आपको बताता हूँ। इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। इसका जो प्रोडक्शन होता है, कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वह लेट 19th सेंचुरी में बूम कर जाता है, काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे इससे बनाए हुए मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स का डिमांड बढ़ता है, अकॉर्डिंग टू दैट यह प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। इन 1760 Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787, this import soared to 22 million pounds. देखिए इस कॉटन इंडस्ट्री में है ना, रॉ कॉटन जो था, कॉटन मटेरियल, रॉ मटेरियल्स जो था कॉटन का, जब हम 1760 की बात करेंगे तो ब्रिटेन कितना इंपोर्ट कर रहा था? 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन इंपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन। लेकिन जैसे ही 1787 की बात हम करेंगे तो 22 मिलियन पाउंड्स जो है वह ब्रिटेन इंपोर्ट कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उससे जो मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स बनाए जाते थे वो काफ़ी, उसका डिमांड ज़्यादा था सोसाइटी में, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ता गया वैसे वैसे फैक्ट्री भी मल्टीप्लाई होते चले गए, उसका सेटअप जो है बहुत ज़्यादा होता चला गया। दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ चेंज विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दिस। चलिए आगे देखते हैं। A series of inventions in the 18th century increased the efficacy of each step of the production process: carding, twisting, and spinning and rolling. The enhanced the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger threads and yarn. The Richard Arkwright created the cotton mill. Till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households, but now the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18th सेंचुरी की जब हम बात करेंगे, है ना, तो 18th सेंचुरी में जो है इन्वेंशन का एक सीरीज जो है हमारे सामने आता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया
कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे इंडस्ट्री सेटअप बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, और इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होता है तो नए नए इन्वेंशंस भी होते हैं, जिसके वजह से लोगों को अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में हम देखेंगे कि रिचार्ड आर्कराइट जो हैं उन्होंने कॉटन मिल को क्रिएट किया, है ना। और एंड टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लॉथ प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन विलेज हाउस होल्ड्स, है ना। और इस समय तक हम देखेंगे रिचार्ड आर्कराइट जब कॉटन मिल क्रिएट करते हैं उस समय तक हम देखेंगे कि गांव से शहरों तक एवरीवेयर जो है ये स्प्रेड कर जाता है क्लॉथ प्रोडक्शन। साथ ही हम देखेंगे द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेस्ड सेटअप एंड मेंटेन इन द मिल। अब नए नए और जो कॉस्टली मशीनें थीं उसको भी लोग परचेज करने लगे, है ना, और उसको मेंटेन करने लगे मिल में, क्योंकि डिमांड बढ़ गया था, जाहिर सी बात है। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स जो है उससे निकल रहा था। चलिए आगे देखते हैं। Processes were brought together under one roof and management. This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality and regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside. देखिए यहाँ पे एक बातें कही जा रही हैं, कॉटन मिल, कॉस्टली मशीन्स जो लोग परचेज कर रहे हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं, वह एक जगह पे उसको मैनेज करना, उसके अंतर्गत जो है उसके अच्छे के लिए ताकि उसको मेंटेन किया जा सके और वहाँ से लोगों तक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स जो है पहुँचाया जा सके। ये सारी चीज़ें शहरों में जो है जहाँ कॉटन मिल फैक्ट्री इंडस्ट्री जहाँ पे थी वहाँ पे इसको मेंटेन करना काफ़ी सुविधाजनक हो रहा था, है ना। लेकिन इसी चीज़ को जो है कंट्री साइड में अर्थात रूरल एरियाज़ में जो है ये रेगुलेशन करने का जो तरीका था ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब हम टाउन की बात करेंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्री में एक जगह पे लेबर रिलेटेड उससे नियम कानून या फिर जो भी कॉटन मिल्स हैं ये सारे के सारे या और भी मशीन्स उसको रेगुलेट करना ये डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन कंट्री साइड की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। In the early 19th century, factories increasingly became an intimate part of English landscape. So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology that contemporaries were dazzled. हम देखेंगे कि आगे बताया जा रहा है कि अर्ली 19th सेंचुरी की बात यहाँ पे की जा रही है। फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंडस्केप। अर्ली इन 19th सेंचुरी में देखा गया कि फैक्ट्री जो है काफ़ी बढ़ने लगा। सो विजिबल वेरी इम्पोजिंग न्यू मिल्स, सो मैजिकल सीम टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कंटेम्पररीज वर डैजल्ड। और उसी समय ऐसे ऐसे मशीन्स आते हैं जो डैजल्ड कर देते हैं, है ना। नए नए मशीन आते हैं जो सबको एक तरीके से अपने पावर से अट्रैक्ट करते हैं, है ना। आगे देखेंगे दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग the violence and the workshop where production mill still continued, है ना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि हम देखेंगे कि नए नए मशीन्स जो है आ रहे हैं अपने पावर से, अपने मैन्युफैक्चरिंग पावर से और अपने फीचर से जो है लोगों को डैजल कर रहे हैं, मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि वर्कशॉप वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड, जो वर्कशॉप जो दूसरे तरीके से प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा था वह अभी भी कंटिन्यू था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज देखेंगे। इंडस्ट्रियल चेंज की जो पेस थी उसको हमें देखना है ना। हाउ रैपिड was process of industrialization, how rapid was process of industrialization, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस थे वो कितना रैपिड था।
है ना। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज? चलिए इसका जवाब हम देखते हैं, इसी पैराग्राफ में हमें मिलेगा। फर्स्ट, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन were clearly cotton and metals. The most dynamic industries in Britain were clearly cotton and metals. पहला, इसके आंसर में हम देख सकते हैं डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। इसका आंसर में पहला जो है हम देखेंगे कि द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वेयर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। ब्रिटेन में हम देखेंगे कि कॉटन और मेटल्स जो था वह डायनामिक इंडस्ट्रीज में से एक थे। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज हम लोग पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज जो है उसको हम देख रहे हैं इसमें। ग्रोइंग एट रैपिड पेस, कॉटन वाज लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840। 1840 की बात करेंगे, है ना। 1840 की जब भी हम बात करेंगे तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो काफ़ी ग्रोथ कर रहा था। हमने अभी आपको बताया कि ब्रिटेन में कॉटन और मेटल जो है इसका काफ़ी मांग था, काफ़ी डिमांड था और काफ़ी आप देखोगे इफेक्टिव इंडस्ट्री में से एक था। आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन द इंग्लैंड फ्रॉम 1840s and in the colonies from 1860, the demand for iron and steel increased rapidly. With the expansion of railway in the England from 1840 से जैसे ही रेलवे का एक्सपेंशन होता है उस समय की जब हम बात करेंगे, है ना, इन द कॉलोनीज फ्रॉम 1860, और जो कॉलोनी था उसका दूसरे देश जो कॉलोनी थे 1860 में जैसे ही रेलवे का एक्सपेंशन होता है तो इस आयरन का और स्टील का जो है बहुत ही रैपिडली डिमांड इंक्रीज हो जाता है। बाय 1830 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट $77 मिलियन, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट, है ना। और हम 1873 की बात करेंगे, ब्रिटेन में 77 मिलियन, है ना, 77 मिलियन जो है डबल हो जाता, अर्थात जितना कॉटन का एक्सपोर्ट था उससे 2 गुना जो है यह आयरन एंड स्टील जो है इसका एक्सपोर्ट जो है किया जाता है ब्रिटेन में। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड, द न्यू इंडस्ट्रीज the new industries could not easily displace traditional industries. Even at the end of 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in the technologically advanced industrial sectors. देखिए, कॉटन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डिमांड हाई हो रहा था, बढ़ रहा था, ग्रोथ जो है उसका काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री उस समय थी, ट्रेडिशनल जो काम हो रहे थे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो काम हो रहा था उसको इसने एकाएक सडनली चेंज नहीं किया, है ना। चूँकि हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी मात्र 20% वर्कफोर्स ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री में जो है वे क्या थे, एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे थे। टेक्सटाइल वाज डायनामिक सेक्टर बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड नॉट विद इन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स। टेक्सटाइल भी उस समय डायनामिक सेक्टर के अंतर्गत आ रहा था, हालांकि डायनामिक सेक्टर के अंतर्गत आज भी टेक्सटाइल है ना। टेक्सटाइल एक डायनामिक सेक्टर के अंतर्गत था, उसका भी डिमांड काफ़ी हाई था, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि अधिकांशतः प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होते थे वह फैक्ट्री को छोड़ करके डोमेस्टिक यूनिट्स से जो है क्या हो रहा था, डोमेस्टिक यूनिट्स जो थे इस
को प्रोड्यूस करने वाले, वहाँ से मार्केट में जो है सप्लाई किया जा रहा था। जो भी आप देखोगे थिंग्स थे, मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स जो थी। तो हम ये कह सकते हैं कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में कि एकाएक ऐसा नहीं हुआ कि एडवांस टेक्नोलॉजी आई और जो डोमेस्टिक यूनिट्स थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था, उसको एकाएक जो है मार्केट से बाहर कर दिया, ऐसा नहीं था। चलिए हम थर्ड देखेंगे। थर्ड, द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज, but they did not remain entirely stagnant either, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है हम देखेंगे was not set by steam powered and powered cotton और metal industries, but they did not remain entirely। कहने का मतलब है कि जो एडवांस इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा था उससे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के ऊपर ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एकाएक सडन जो है यह समाप्त भी नहीं हो चुका। Seemingly ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, buildings, pottery, glasswork, tanning, furniture making and production of implements। चूँकि उस समय तक हमें देखने को मिलता है कि स्मॉल इनोवेशंस जो होते हैं वह बड़े बड़े इंडस्ट्री को छोड़ करके, है ना, दूसरे जो आप देखोगे कि जो यूनिट थी, छोटी छोटी यूनिट थी, है ना, डोमेस्टिक यूनिट, वहाँ से जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा था। जैसे फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग्स, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, है ना। तो ये एकाएक, कहने का मतलब है कि एकाएक जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इसको मार्केट से जो है रिमूव नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली। मैंने अभी आपको बताया टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली। टेक्नोलॉजी तो आई मार्केट में, समाज में, एट दैट मोमेंट इन द सोसाइटी, लेकिन वह एकाएक चेंज जो है नहीं किया, धीरे धीरे जो है उसने चेंज किया। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर cautious about using it, है ना। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली। जो टेक्निकल एडवांस जो भी मशीन समाज में उस समय आया, वह एकाएक जो है बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया। नई जो टेक्नोलॉजी आई वह काफ़ी एक्सपेंसिव थी और मर्चेंट्स उस समय जो भी थे, है ना, और इंडस्ट्रियलिस्ट वे काफ़ी ध्यान रखा करते थे। ध्यान रखने से मेरा कहने का मतलब है कि काम उनका अच्छे तरीके से चल रहा था। डोमेस्टिक यूनिट्स के माध्यम से कहें या छोटे पैमाने पे, तो वे लोग रिस्क भी लेना नहीं चाहते थे। बड़े मशीनों को ख़रीदने में बड़ा कॉस्ट का जो है उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता था, है ना, और उसके अलावे जो है और भी कई एक एक्सपेंस थे। इसका मतलब है कि वह काफ़ी एक्सपेंसिव था, जो वही काम छोटे पैमाने पे हो रहा था, तो इसलिए वे लोग कॉशस भी थे इसको लेकर के। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली। रिपेयर उसका काफ़ी कॉस्टली था। दे वेर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड, है ना। तो इसीलिए वे लोग काफ़ी कॉशस थे। Consider the case of a steam engine. James Watt improved a steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781, है ना। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा, आप लोग ध्यान से सुनोगे इसको। कंसीडर द केस ऑफ न्यू स्टीम इंजन। न्यू स्टीम इंजन जो मार्केट में आती है उसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे जो है इसके साथ होता है। जेम्स वाट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकॉमन एंड पैटर्न द न्यू इंजन
1781 में जो है इसको पैटेंट भी कराया जाता है ना। और एक नए तरीके से जो है जेम्स वाट का जो है स्टीम इंजन नए तरीके से प्रोड्यूस करके मार्केट में लाया जाता है। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल। और जेम्स वाट के एक तरीके से हम कहें कि फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन जो हैं वे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इस मॉडल को नया मॉडल के रूप में मॉडिफाई करके मार्केट में लाते हैं। बट फॉर ईयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स। सालों तक नया मॉडल आता है स्टीम इंजन का, लेकिन सालों तक उसका कोई बायर्स नहीं है। एट द बिगिनिंग ऑफ 19th century देयर वेर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर इंग्लैंड। देखिए 19th सेंचुरी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में 321 से ज़्यादा स्टीम इंजन्स पूरे इंग्लैंड में नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन एकाएक टेक्नोलॉजी ने क्या किया, डोमेस्टिक यूनिट्स का स्थान नहीं लिया। ऑफ कोर्स 80 वेयर इन कॉटन इंडस्ट्रीज, 9 in wool industries and the rest in mining, canal works एंड आयरन वर्क्स। उसका जो है यहाँ पे बताया गया, एक डेटा जो है बताया गया है कि ये जो मशीन था स्टीम इंजन वो कहाँ कितना काम कर रहा था। स्टीम इंजन्स वे नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लैटर द सेंचुरी, सो इवन मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट इनहैंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाई इंडस्ट्रियलिस्ट। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात जो है बताई जा रही है कि इंडस्ट्री जो जिसकी शुरुआत हुई और इस इंडस्ट्री में नए नए मशीन्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट अर्थात उस इंडस्ट्री के उस मशीन के माध्यम से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जा सकता था, मैन्युफैक्चर किया जा सकता था, लेकिन इसने एकाएक जो है डोमेस्टिक यूनिट्स को समाप्त नहीं किया। Historians now have come increasingly recognize that the typical work in the mid-19th century was not machine operator but the traditional craftsman and the labor, है ना। अब देखेंगे कि एक सेंसस आता है इससे रिलेटेड, यहाँ पे एक आंकड़ा हिस्ट्रियंस हमें बताते हैं कि मिड 19th सेंचुरी की बात उन्होंने बताया हमें कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड लेबर वे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे उस समय जब टेक्नोलॉजी आ गई थी, फिर भी ये इनका इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ख़ास था। चलिए इतना ही इस लेक्चर में रहने देते हैं। थैंक यू।